खास पेशकश आरक्षण पर आर पार। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण के पक्ष में है तो उसे क्रीमी लेयर पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बात सभी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा आरक्षण को लेकर साजिश करती रही है। उसकी मंशा 65% आरक्षण और 10% आर्थिक रूप से कमजोरों के आरक्षण को खत्म करने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना करने के बाद हमारी सरकार के कार्यकाल में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया। इसके बाद बढ़े आरक्षण से कोई छेड़छाड़ न कर सके, इसके लिए हमने इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की, परंतु बीजेपी ने इसे समाप्त करने के लिए अपने लोगों को कोर्ट में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की साजिश से डरते नहीं हैं। बिहार के लोगों के अधिकार के लिए वे सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे और उन्हें उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। आपको बता दें कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को केंद्र की मोदी सरकार ने सिरे से नकार दिया है। इसके बावजूद विपक्ष बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरने में लगा हुआ है। अब बिहार बीजेपी ने तेजस्वी को मुंहतोड़ जवाब देने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ओबीसी मोर्चा की एक बैठक आयोजित की। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया और भविष्य की रणनीतियों पर भी मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुझाव दिया कि SC/ST में क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, उसके अंदर ये प्रावधान लाया जाए ताकि SC/ST में जो लोग वाकई में वंचित रहे हैं, अभी तक जिन्होंने उस मुकाम को नहीं देखा है, समाज में इक्वालिटी में नहीं खड़े हो पाए हैं, उनको मौका मिले। लेकिन इसको लेकर अब एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब इसे लेकर एक दूसरे को घेरना शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी ने अपना स्पष्ट रुख रखा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानेगी और SC/ST में क्रीमी लेयर के प्रावधानों को लाने के वह खिलाफ है। लेकिन विपक्ष भी इस मौके को चूकना नहीं चाहता है। साफ तौर पर विपक्ष हमेशा बीजेपी को निशाने पर रखता है और कहता है कि बीजेपी शुरू से आरक्षण विरोधी रही है, संविधान का उन्हें लिहाज नहीं है। ऐसा लगातार विपक्ष आरोप लगाता है। विपक्ष का यह भी कहना होता है कि बीजेपी तानाशाही रवैये से काम करती है, उसे लोगों की कोई चिंता नहीं है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं वो तकरीबन एक सुर में इस बात को कहते हैं और मानते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है वो गरीबों, कमजोरों, वंचितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए नहीं है, उनके हितों का ख्याल नहीं रखती है। सबके अपने अपने वोट बैंक के राजनीति है और उसके अपने अपने मायने हैं। इसी को लेकर अब आरक्षण पर एक बार फिर आर या पार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस बार मोर्चा खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खोला है। और सीधे रुख करेंगे इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ यदि बात करें तो अरुण यादव साहब जुड़ चुके हैं, आरजेडी के तरफ से प्रवक्ता हैं। वहीं प्रीति शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी की तरफ से, और थोड़ी देर में हमारे साथ के त्रिपाठी साहब भी जुड़ जाएंगे जेडीयू से, वो भी जुड़ चुके हैं, हमें ऐसी सूचना मिल रही है। तो सबसे पहला सवाल, तो चूंकि वार इस बार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरक्षण को अपना बिल्कुल निजी दायरा बताते हुए, निजी जागीर बताते हुए
उन्होंने यह वार किया है कि बीजेपी तो इसके पुरजोर तरीके से खिलाफ है। तो सबसे पहली शुरुआत हम अरुण साहब से ही करेंगे। अरुण साहब, आप आरक्षण को लेकर ऐसा माहौल क्यों बनाते हैं कि आप ही सब आरक्षण के साथ हैं और बीजेपी खिलाफ है? बताइए। अरुण साहब, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है हमारे पास। सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी वजहों से अरुण साहब की आवाज हमारे पास नहीं आ रही है। सीधे डॉक्टर प्रीति शेखर का रुख कर लेते हैं, तब तक हम उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे टेक्निकल ग्लिच को। प्रीति शेखर जी, अब आपका रुख क्या होगा? तेजस्वी यादव तो हमेशा से आरोप लगाते रहे, इस बार भी आरोप लगा दिया, और आरक्षण तो ऐसा लगता है उनके कोर्ट का ही बॉल है। बीजेपी हमेशा इस पर डिफेंसिव रहती है, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए कुणाल जी, तेजस्वी जी का यह एक कोई नया बयान नहीं है आरक्षण को लेकर। उनके पिताजी भी पहले से ही लोगों को समय समय पर दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते रहे हैं। उनका आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ और मैं चुनौती देना चाहती हूँ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के सभी नेताओं को कि अब तक केंद्र में हम लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई, बिहार में लंबे समय से हम लोग की एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हमारे शासनकाल में कौन सा आरक्षण खत्म किया गया, ये मैं चैलेंज से पूछती हूँ। और दूसरी तरफ तेजस्वी जी जिस आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इसमें कोई भी जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको केंद्र सरकार नहीं मानने वाली है। SC/ST के आरक्षण को लेकर उसमें क्रीमी लेयर के जो बात कही जा रही है, क्रीमी लेयर को भी विशेष उसमें अन्य आरक्षण की बात जो कही जा रही है, तो उस पर स्पष्ट रुख है हमारे केंद्र सरकार का। तो इस पर फिर बोलने के बारे में ही पता चलता है कि उनके चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार यह सोच रही है कि इसी प्रकार से भड़काकर कुछ ना कुछ हम लोगों का वोट बैंक हासिल कर दें, और इसी उद्देश्य के साथ यह ऐसा कार्य कर रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। प्रीति जी, अब जवाब ले लेते हैं, क्विक जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात रख दी। अरुण यादव साहब, आप सुन पा रहे हैं और शायद हम भी अब आपको सुनना चाहेंगे। हाँ, ठीक है। तो आपने मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। प्रीति जी की आपने बातें सुनी। प्रीति जी का तो साफ तौर पर कहना है कि हम तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश या सुझाव जो भी आप समझिए वो आया है, हम उसके ऊपर तो क्रीमी लेयर की कोई बात करेंगे ही नहीं, हम उसके पक्ष में ही नहीं है। तो अब आपको क्या दिक्कत है सर, बताइए, आरजेडी को क्या समस्या है? देखिए कुणाल, क्रीमी लेयर का ही सवाल नहीं है। आपको पता होगा और देश को पता है कि 17 महीनों की जो महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, संकल्प था कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। बिहार में हुआ, बिहार सरकार ने कराया। जाति गणना कराने के बाद आपने देखा दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया है, और उन 65% बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया कि आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, ताकि भविष्य में कहीं किसी प्रकार का कानूनी अड़चन नहीं लग पाए। ये पिछले 8 महीना हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने संविधान के अनुसूची में आज तक शामिल नहीं करने का काम। और पिछले दिनों जब लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज झा ने जब सवाल उठाया तो खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने, कहा यह हमारे दायरे में नहीं आता है, हमारे दायरे से बाहर है, यह राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो आप समझ सकते हैं, आपने देखा कि हाई कोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को निरस्त करने का काम किया और खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अगर संविधान
कि 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार शामिल कर देगी तो आरक्षण नहीं आता। और अभी को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि हम आरक्षण का विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है। इतिहास जगह है भारतीय जनता पार्टी का, मंडल आयोग से लेकर मंडल कमीशन से लेकर जातीय आधारित जनगणना कराने की बारी आई, बिहार सरकार ने शुरू किया तो कोर्ट कौन जानने का काम किया, कोर्ट ने आरोप लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाई खुशी से कौन बात कर रहा था? आप हाईकोर्ट ठीक है, काउंटर लेंगे प्रीति जी काउंटर लेंगे, पूरा वक्त देंगे उनको भी अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपको भी आपके पास आएंगे प्रीति जी, आपका भी काउंटर लेंगे। हाँ बताइए, कंप्लीट कीजिए। अगर यह समर्थन करते हुए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समर्थन में, तो फिर नॉमिनेशन में क्यों नहीं डाला गया? ठीक है, भूमिका में पता नहीं जी के सरकार है, उसके बाद भी वो मुंह पर दही जमाए हुए। चलिए ठीक है, हम समझ गए कि आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं यादव साहब, ठीक है, वो हम समझ गए। आपका कहना, आप विपक्ष में हैं, आपकी बात भी लाजमी है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ना त्रिपाठी साहब के लिए भी बनता है। त्रिपाठी साहब, आपसे क्या सवाल पूछे मुझे तो समझ नहीं आता है। आप कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, आप कभी आरक्षण की मांग करते हैं, कभी आप साइलेंट हो जाते हैं। अब बताइए, अब आरक्षण के मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है त्रिपाठी साहब? बतौर जेडीयू आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल तो आप सरकार में हैं, लेकिन आप विपक्ष में रहने की भी महारत हासिल है आपको, बताइए। देखिए कुणाल जी, ये जो सवाल है, इस सवाल को तो विगत पिछले 10 वर्षों तक आपकी जो यूपीए सरकार थी उसमें आरजेडी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उस महत्वपूर्ण भूमिका में ये चाहते तो 9वीं सूची में डाल देते, आरक्षण बढ़ा देते 10 सालों तक, और जातीय जनगणना करा करके उसका रिजल्ट कर देते। और रोहिणी कमीशन की आयोग की रिपोर्ट इनके जमाने में आई थी। सत्ता की चाबी तो माननीय लालू प्रसाद के हाथ में, क्यों नहीं किया? आज जहां तक सवाल है, माननीय नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में है, उन्होंने अति पिछड़ा, अति दलित का जो हिस्सेदारी थी उसको दिया उन्होंने, और इसी कारण वो लगभग 20 वर्षों से सत्ता में बने। जहां तक सवाल है कि आरक्षण में कोई परिवर्तन कर देगा, जो आरजेडी का मांग था, कांग्रेस की मांग थी, लेकिन ये बताइए कि लगभग एनडीए की सरकार चली आ रही है, लगभग तो तीसरे टर्म पे आ गई है, कहाँ परिवर्तन हो गया? कहाँ सा आरक्षण खत्म हो गया? अरे भाई, यही है कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके पास कोई मुद्दा इस देश का हित का नहीं है, देश के विकास का कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, इसलिए आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं। त्रिपाठी साहब, आपके पास तो लेकिन हमेशा सत्ता की चाबी रहती है ना, यदि बिहार की बात करें, और अब तो केंद्र में भी सत्ता के आप सूत्रधार माने जाते हैं। आप जब खुद जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने, जब आप आरजेडी के साथ सरकार में रहते हैं जातिगत आरक्षण के लिए, तब तमाम विरोध के बावजूद आप उसको करवाते हैं, उसके करवाने के बाद आप उसको लागू भी करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, आप आरक्षण के पक्षधर हैं या जो यथास्थिति है उसके पक्षधर हैं? आप वंचितों को और ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं या जो चल रहा है बस वैसे चलने दिया जाए? जो माननीय नीतीश कुमार के हाथ में सर्वेक्षण का मुद्दा था, सर्वेक्षण कराया, उन्होंने आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, लेकिन जब वो संविधानिक जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है देश की, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने अगर कोई निर्णय ले लिया है तो उसने भी बात में उससे ठीक है, अच्छी बात कही आपने। अब तो उस आदेश को पलटना होगा ना। अब अगला सवाल मेरा इसी को लेकर बीजेपी प्रीति शेखर का। डॉक्टर प्रीति शेखर, अब तो आप क्या करेंगी? सुप्रीम कोर्ट के सुझाव या आदेश, अब जो भी आपने सुना है, देश ने जाना है, अब उसके खिलाफ अध्यादेश लाइएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, मैं उससे पहले मैं अपने जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का जो बयान आया है उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को हमेशा दबाने का काम किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मंडल आयोग की सिफारिश जनता सरकार में जब लागू की गई थी तो उस समय आप कहाँ थे?
70 वर्षों तक जब पिछड़ा आयोग को जब संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया तो उस सरकार में आप बैठकर मौनी बाबा क्यों बने हुए थे? और इम्प्लीमेंट किया जब संवैधानिक आयोग पिछड़ा वर्ग को जब दर्जा दिया गया तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। और बिहार में भी जो अपने आप को गरीबों के मसीहा सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं लालू जी, मैं उनके पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि जब कर्पूरी ठाकुर जी जब यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने 26% का जो आरक्षण दिया था उस समय भी जनता पार्टी की सरकार थी और हम लोग सम्मिलित थे। आप कहाँ? तो जब जब आरक्षण की बात हुई है इस देश में, इस राज्य में, वहाँ पर हमारी पार्टी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट रहा है। आएंगे यादव साहब आएंगे आपके पास। लेकिन आपने हमेशा से पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा देने की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, यूपी की सरकार में जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल भी सम्मिलित रही है, उसने हमेशा से इसके प्रावधानों को लागू कराने में उसे हमेशा लटकाने फटकाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आप आज सब कुछ क्लियर है, जब वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, हम संविधान की मूल आत्मा का सम्मान करने वाले हैं, तो अभी इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्हें बहुत बौखलाहट हो रही है कि हर ओबीसी तबका हो या अति पिछड़ा वर्ग हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों सट रहा है, ठीक है, उनके पक्ष में कर रहा है मतदान। ठीक है, अब जवाब इसी की मिर्ची लगी हुई है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर आज आपके चैनल पर बैठ के मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे देश के नागरिकों से मैं अपने प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगी कि संविधान की मूल आत्मा से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, किसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं करने वाला है। ठीक है, इसके बारे में ठीक है, अब ठीक है, समझ गए आपकी बात। अब यादव साहब से भी जवाब ले लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके भी आरोपों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया जो मैंने पूछा था, अध्यादेश लाइएगा कि नहीं। खैर, अरुण कुमार यादव साहब बताइए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? आपने सुना बीजेपी कुणाल जी आपने जो पूछा उनका उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने नहीं की, तो समझ जाइए धार्मिक कारा कितना है। जहाँ तक मंडल कमीशन की बात कर रही थी, समर्थन की, मंडल के विरोध में मंडल लेकर कौन निकला था देश जानता है। मंडल आयोग जारी कर सिफारिश होने के बाद आरक्षण जब दिया गया पिछड़ों को, ओबीसी को, दलितों को, सड़कों पर किसने नंगा नाच किया, किसी से छिपा हुआ नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे थे, कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण देने का काम किया, भद्दी नारा उनके खिलाफ क्या क्या लगाने का काम किया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी भी ठीक है, प्रीति जी बोलने दीजिए, आपकी भी बात सुनी जाएगी, आपकी बात भी सुनी गई है, बोलने दीजिए। 1 मिनट प्रीति जी, दोनों बात कीजिएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्रीति जी, दोनों अगर आप लोग बात कीजिएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। हाँ, यही है भारतीय जनता पार्टी सुनना ही नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करना चाहेंगे, बदलाने से सिवाय ये लोग कुछ नहीं कर रहे। क्या यहाँ उल्टा भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में आरक्षण का विरोध, डीएनए में संविधान का विरोध, इन्होंने तिरंगा का अपमान करने का काम किया। इनके बाद से संगठन बीजेपी का जो थे, आरएसएस ने कई वर्षों तक आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराने का काम किया, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो 4 चरित्र चेहरा है उजागर हो चुका है, जनता जान चुकी है, पब्लिक डोमेन में है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। ये जन सरोकार की बात कभी सोच भी नहीं सकते। आज देख रहे हैं देश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, किस तरह से महिलाओं के साथ में जो है कि बलात्कार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, मणिपुर से लेकर बिहार में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, तो अनेकों घटनाएं घट रही है। इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे और इधर उधर की बात करने में लोगों को भटकाने का काम। ठीक है, ओके। के त्रिपाठी साहब, आपसे एक स्पष्ट सवाल है मेरा। आप लोगों ने जातिगत आरक्षण करवाया, ठीक है, उसके बाद आपने 65% आरक्षण भी दिया बिहार में, वो भी ठीक है। 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़े उनको भी दिया, 75% किया,
जब आप सरकार में थे आरजेडी के साथ, तब आप कहते थे कि ठीक है, तभी उप मुख्यमंत्री जो आपके पूर्व के थे उन्होंने कहा था कि 9वीं अनुसूची के पास भेज दिया गया, इसे शामिल कराया जाए। उस समय तो आप आरजेडी के साथ थे। अब तो सर आप सरकार में हैं, बिहार में भी सेंटर में भी, उस मांग पर बरकरार है या स्टैंड बदल गया है त्रिपाठी साहब? देखिए हम उस मांग पे पहले भी थे और जातीय जनगणना हमने कराई, वहाँ सर्वेक्षण हुआ और उससे तमाम लोगों की हालात के बारे में जानकारी लेकर के माननीय नीतीश कुमार ने बड़े ठोस कदम उठाए हैं। चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल हो, चाहे नौजवानों की नौकरी का सवाल हो, तमाम मुद्दों पे काम किया गया है। और आज जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, ये आरक्षण का सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो उसके साथ ही अब उस पे क्या रुख होगा ये हमारे एनडीए की सरकार तय करेगी कि हमको इस पे क्या रुख करना है। जहाँ तक सवाल है जहाँ तक सवाल ठीक है, बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी, जवाब दे देंगे। ठीक है यादव साहब, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जहाँ तक सवाल है एससी और एसटी के मुद्दे पर, हम उस पे काम कायम है। जो उनका आरक्षण है, जो उनका हक मिलता चला आ रहा है, वो हक उनके मिलेगा, उस पे कहाँ कोई दो राय है। और उस पे हमारे माननीय नीतीश कुमार तो पहले मुख्यमंत्री वहाँ के हैं कि जिन्होंने अति पिछड़े के हाथ में सत्ता दी। आरजेडी 15 सालों तक सत्ता में थी, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी पिछड़े को, किसी या कह सकते हैं किसी अति दलित और को बनाया इन्होंने, किसी अल्पसंख्यक को बनाया मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम। 15 साल रहे माननीय लालू प्रसाद यादव की सरकार रही और उसके साथ साथ दिल्ली में सरकार में रहे। किसको बनाया भाई? क्यों नहीं 9वीं सूची में शामिल कर दिया? क्यों नहीं आरक्षण 65% करा दिया भाई? जब मनमोहन की सरकार की कुंजी इनके पास थी, क्यों नहीं कर दिया भाई? तब रोहरी कमीशन की रिपोर्ट तो ला नहीं पाए लालू साहब, तो चले जा रहे हैं। ठीक है, लालू प्रसाद अगर दबाव डालते तो हो गया होता, आ गया होता, खत्म हो जाती है। वो तो करा नहीं पाए। अब विपक्ष में कुछ मुद्दा चाहिए, मुद्दा उनको ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर आप लोग ठीकरा फोड़ते रहिए। और अब लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसको कैसे टैकल किया जाता है और किस तरह से इस पूरी बात का निराकरण निकाला जाता है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपने वक्तव्य हमारे दर्शकों के सामने रखे, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। आरक्षण पर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई और इसलिए भी यह बात खास है क्योंकि कुछ ही वक्त में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, कौन इस पर माइलेज बटोरता है और कौन बैकफुट पर आ जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।